गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को चंद्रग्रहण नामक पाठ का सब प्रसंग व्याख्या करा देते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर का उसके प्रमुख लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी। अब सबसे पहले आ जाते हैं सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ पहले लिखेंगे संदर्भ कौन से पाठ से और कौन से कवि हैं राइटर हैं उसको लिखते हैं। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य खंड है तो इसको लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रसंग में किसके बारे में बताया है उसको लिखा जाता है, किसके बारे में पढ़ना है उसको लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग का चना और अलसी के पौधों को देखकर जो अपनी प्रतिक्रिया या मनोदशा को व्यक्त किया है उसको इस पद्यांश में लिखा गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग का चना और अलसी को देखकर अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहा है। अब आ जाते हैं व्याख्या। देख आया चंद्रग्रहण, तो कौन कहते हैं? कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो कवि कहते हैं कि देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं कि जब मैं देख आया चंद्रग्रहण, यानी कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा था, जब मैं चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा था तब एक प्रकार का क्या करता हूँ दृश्य देखता हूँ, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं जब मैं चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा था तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब मैं मेड़ पर, यानी खेत के, कौन से खेत के मेड़ पर, मेड़ तो देखे होंगे गांव देहात में रहता है, पार या मेड़ बोलते हैं। जब खेत के मेड़ पर अकेला बैठा था तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वहीं खेतों पर लहराती हुई एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, यानी एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ मजबूत, जितना छोटा रहता है उसका उतना ज़्यादा उसका क्या रहता है, तना मजबूत रहता है। एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उस एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग के चने को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह गुलाबी रंग की अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई हो। यानी उस गुलाबी चने में क्या रहता है, एक प्रकार का छिलका, गुलाबी छिलका, उसी को इसमें क्या बताया गया है, उसकी पगड़ी के बारे में संबोधित किया गया है कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का छोटे कद का चना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी सजी हुई हो, सज कर खड़ा है। यानी गुलाबी रंग की पगड़ी उसके सिर पर सजी हुई हो या धारण की हुई हो, बीच में अलसी हटेली। और जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है, दिखाई देती है, तब वहीं पर क्या रहता है, अलसी का पौधा रहता है जो हटीली है, यानी एक जगह पर टिकी रहती है, खड़ी रहती है। देह शरीर पतली कमर की है लचीली, उसकी कमर कैसी है, पतली है। अलसी का पौधा देखे होंगे गांव देहात वगैरह में, तो उसकी कमर क्या है, पतली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी अलसी का पौधा नीला फूल धारण किया हुआ है। कह रही है जो छुए यह दूध हृदय दान उसको, यानी अलसी का पौधा कह रहा है कि जो कोई भी मेरे नीले फूल को छूने की कोशिश करेगा तो वैसे ही मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। क्यों कर देगी? क्योंकि उसका तना उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए जाओगे तब वह बीज से क्या हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। इसलिए वह पतली कमर की है, लचीली, नीले
फूल को सिर पर चढ़ाकर यानी नीले रंग का फूल धारण की हुई है। जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे वह तुरंत ही क्या हो जाती है, टूट जाती है। इतना आप लोग जान गए होंगे। अब फिर एक बार सरसरी बता देते हैं व्याख्या के बारे में कि कवि कहते हैं, जब केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था तब उस दृश्य को खेत के मेड़ पर बैठकर देखते हुए कहते हैं कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना मजबूत चना अपने सिर पर गुलाबी रंग की क्या की है, पगड़ी धारण किया हुआ है। उसका छिलका रहता है वही उसका क्या है, गुलाबी रंग का पगड़ी है। सज कर खड़ा है यानी सज धज कर हरे रंग का ठिंगना चना मजबूत चना गुलाबी रंग की पगड़ी धारण करके खड़ा हुआ है। वहीं पर टिका है। बीच में अलसी, जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है तब वहीं पर क्या रहता है, अलसी का पौधा रहता है। देह पतली कमर की है, उसका शरीर कैसा है, पतला है, लचीला है, कोमल है। नीले फूले फूल को सिर पर यानी नीले रंग का वह फूल धारण की हुई है। कह रही है जो छुए यह दो हृदय दान उसको। जैसे ही मेरे फूल को कोई छूने की कोशिश करेगा तब मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। यानी जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे तब वह विष से तुरंत ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आ जाते हैं विशेष। इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों बताया गया है, यानी जड़ में चेतनता को व्यक्त किया गया है, उसमें चेतना शक्ति बताया गया है। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। फूले फूल में अनुप्रास अलंकार है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को चंद्रगहना नामक पाठ का सब प्रसंग व्याख्या करा देते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर का उसके प्रमुख लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी। अब सबसे पहले आ जाते हैं सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ सबसे पहले लिखते हैं। संदर्भ पहले लिखेंगे, संदर्भ कौन से पाठ से और कौन से कवि हैं, राइटर हैं, उसको लिखते हैं। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। ये पद्य खंड है तो इसको लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रसंग। प्रसंग में किसके बारे में बताया है उसको लिखा जाता है, किसके बारे में पढ़ना है उसको लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग के चने, हरे रंग का चना और अलसी के पौधों को देखकर जो अपनी प्रतिक्रिया या मनोदशा को व्यक्त किया है उसको इस पद्यांश में लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग का चना और अलसी को देखकर अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहा है। अब आ जाते हैं व्याख्या। देख आया चंद्रगहना, तो कौन कहते हैं, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो कवि कहते हैं कि देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं कि जब मैं देख आया चंद्रगहना, यानी कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था, जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था तब एक प्रकार का क्या करता हूँ, दृश्य देखता हूँ, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब मैं मेड़ पर यानी खेत के, कौन से खेत के मेड़ पर, मेड़ तो देखे होंगे गांव देहात में रहता है, पार या मेड़ बोलते हैं। जब खेत के मेड़ पर अकेला बैठा था तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वहीं खेतों पर लहराती हुई एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, यानी एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ मजबूत, जितना छोटा रहता है उसका उतना ज़्यादा उसका क्या रहता है, तना मजबूत रहता है। एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उस एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग के चने को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह गुलाबी रंग की अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई हो। यानी उस गुलाबी
चने में क्या रहता है, एक प्रकार का छिलका, गुलाबी छिलका, उसी को इसमें क्या बताया गया है, उसकी पगड़ी के बारे में संबोधित किया गया है कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का छोटे कद का चना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी सजी हुई हो, सज कर खड़ा है। यानी गुलाबी रंग की पगड़ी उसके सिर पर सजी हुई हो या धारण की हुई हो, बीच में अलसी हटेली। और जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है, दिखाई देती है, तब वहीं पर क्या रहता है, अलसी का पौधा रहता है जो हटीली है, यानी एक जगह पर टिकी रहती है, खड़ी रहती है। देह शरीर पतली, कमर की है लचीली, उसकी कमर कैसी है, पतली है। अलसी का पौधा देखे होंगे गांव देहात वगैरह में, तो उसकी कमर क्या है, पतली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी अलसी का पौधा नीला फूल धारण किया हुआ है। कह रही है जो छुए यह दूध हृदय दान उसको, यानी अलसी का पौधा कह रहा है कि जो कोई भी मेरे नीले फूल को छूने की कोशिश करेगा तो वैसे ही मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। क्यों कर देगी, क्योंकि उसका तना उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए जाओगे तब वह बीच से क्या हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। इसलिए वह पतली कमर की है, लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी नीले रंग का फूल धारण की हुई है। जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे वह तुरंत ही क्या हो जाती है, टूट जाती है। इतना आप लोग जान गए होंगे। अब फिर एक बार सरसरी बता देते हैं व्याख्या के बारे में कि कवि कहते हैं, जब केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था तब उस दृश्य को खेत के मेड़ पर बैठकर देखते हुए कहते हैं कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना मजबूत चना अपने सिर पर गुलाबी रंग की क्या की है, पगड़ी धारण किया हुआ है। उसका छिलका रहता है, वही उसका क्या है, गुलाबी रंग का पगड़ी है। सज कर खड़ा है, यानी सज धज कर हरे रंग का ठिंगना चना, मजबूत चना, गुलाबी रंग की पगड़ी धारण करके खड़ा हुआ है, वहीं पर टिका है। बीच में अलसी, जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है तब वहीं पर क्या रहता है, अलसी का पौधा रहता है। देह पतली कमर की है, उसका शरीर कैसा है, पतला है, लचीला है, कोमल है। नीले फूल को सिर पर, यानी नीले रंग का वह फूल धारण की हुई है। कह रही है जो छुए यह दू हृदय दान उसको, जैसे ही मेरे फूल को कोई छूने की कोशिश करेगा तब मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। यानी जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे तब वह बीच से तुरंत ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आ जाते हैं विशेष। इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों बताया गया है, यानी जड़ में चेतनता को व्यक्त किया गया है, उसमें चेतना शक्ति बताया गया है। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। फूले फूल में अनुप्रास अलंकार है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को चंद्रगहना नामक पाठ का सब प्रसंग व्याख्या करा देते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर का उसके प्रमुख लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी। अब सबसे पहले आ जाते हैं सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ सबसे पहले लिखते हैं, संदर्भ पहले लिखेंगे। संदर्भ कौन से पाठ से और कौन से कवि हैं, राइटर हैं, उसको लिखते हैं। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य खंड है तो इसको लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रसंग। प्रसंग में किसके बारे में बताया है उसको लिखा जाता है, किसके बारे में पढ़ना है उसको लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग का चना और अलसी के पौधों को देखकर जो अपनी प्रतिक्रिया या मनोदशा को व्यक्त किया है उसको इस पद्यांश में लिखा गया है।
तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हरे रंग का चना और अलसी को देखकर अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहा है। अब आ जाते हैं व्याख्या। देख आया चंद्र गहना, तो कौन कहते हैं? कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। तो कवि कहते हैं कि देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं कि जब मैं देख आया चंद्र गहना, यानी कवि कहते हैं कि जब मैं चंद्र गहना नामक गांव से लौट रहा था, जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था, तब एक प्रकार का क्या करता हूँ? दृश्य देखता हूँ, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था, तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब मैं मेड़ पर, यानी खेत के, कौन से खेत के मेड़ पर? मेड़ तो देखे होंगे, गांव देहात में रहता है पार या मेड़ बोलते हैं। जब खेत के मेड़ पर अकेला बैठा था, तब जो दृश्य देखता हूँ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वहीं खेतों पर लहराती हुई एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, यानी एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ मजबूत, जितना छोटा रहता है उसका उतना ज़्यादा उसका क्या रहता है? तना मजबूत रहता है। एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उस एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग के चने को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह गुलाबी रंग की अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई हो। यानी उस गुलाबी चने में क्या रहता है? एक प्रकार का छिलका, गुलाबी छिलका, उसी को इसमें क्या बताया गया है? उसकी पगड़ी के बारे में संबोधित किया गया है कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का छोटे कद का चना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी सजी हुई हो, सज कर खड़ा है। यानी गुलाबी रंग की पगड़ी उसके सिर पर सजी हुई हो या धारण की हुई हो, बीच में अलसी हटेली। और जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है, दिखाई देती है, तब वहीं पर क्या रहता है? अलसी का पौधा रहता है जो हटीली है, यानी एक जगह पर टिकी रहती है, खड़ी रहती है। देह शरीर पतली, कमर की है लचीली। उसकी कमर कैसी है? पतली है। अलसी का पौधा देखे होंगे गांव देहात वगैरह में, तो उसकी कमर क्या है? पतली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी अलसी का पौधा नीला फूल धारण किया हुआ है। कह रही है जो छुए यह दूध हृदय दान उसको, यानी अलसी का पौधा कह रहा है कि जो कोई भी मेरे नीले फूल को छूने की कोशिश करेगा, तो वैसे ही मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी? न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। क्यों कर देगी? क्योंकि उसका तना उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए जाओगे, तब वह बीज से क्या हो जाता है? तुरंत टूट जाता है। इसलिए वह पतली कमर की है, लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी नीले रंग का फूल धारण की हुई है। जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे, वह तुरंत ही क्या हो जाती है? टूट जाती है। इतना आप लोग जान गए होंगे। अब फिर एक बार सरसरी बता देते हैं व्याख्या के बारे में कि कवि कहते हैं, जब केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब मैं चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था, तब उस दृश्य को खेत के मेड़ पर बैठकर देखते हुए कहते हैं कि एक बित्ते के बराबर बलिष्ठ हरे रंग का ठिंगना मजबूत चना अपने सिर पर गुलाबी रंग की क्या की है? पगड़ी धारण किया हुआ है। उसका छिलका रहता है, वही उसका क्या है? गुलाबी रंग का पगड़ी है। सज कर खड़ा है, यानी सज धज कर हरे रंग का ठिंगना चना, मजबूत चना, गुलाबी रंग की पगड़ी धारण करके खड़ा हुआ है, वहीं पर टिका है। बीच में अलसी, जैसे ही कवि की नज़रें दूसरी तरफ पड़ती है, तब वहीं पर क्या रहता है? अलसी का पौधा रहता है। देह पतली कमर की है, उसकी
उसका शरीर कैसा है? पतला है, लचीला है, कोमल है, नीले फूले फूल को सिर पर यानी नीले रंग का वह फूल धारण की हुई है। कह रही है जो छुए यह दू हृदय दान उसको। जैसे ही मेरे फूल को कोई छूने की कोशिश करेगा तब मैं अपना हृदय उसको क्या कर दूंगी? न्यौछावर कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। यानी जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए जाओगे तब वह विष से तुरंत ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब आ जाते हैं विशेष। इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्यों बताया गया है? यानी जड़ में चेतनता को व्यक्त किया गया है, उसमें चेतना शक्ति बताया गया है। सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। फूले फूल में अनुप्रास अलंकार है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संलग्न भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवा गुजर गया, ए भाई जरा देख के चलो, बस यही अपराध मैं है हर एक बार करता हूँ, आशावरी, 2 गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल सुबोध प्रवाह युक्त है, जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है, जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था, इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संलग्न भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं, जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवा गुजर गया, ए भाई जरा देख के चलो, बस यही अपराध मैं है हर एक बार करता हूँ, आशावरी, 2 गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल सुबोध प्रवाह युक्त है, जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है, जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में
ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था, इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इकाई 1 के पहले अध्याय जीवन नहीं मरा करता पाठ का पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए। वे प्रमुख गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे प्रसिद्ध काव्य कविताओं का संकलन भी किए हैं और अनेक कविता भी लिखे हैं, जो लोगों के अंदर उनकी कविताएं आशा का संचार भी करती हैं। अब इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कारवा गुजर गया, ए भाई ज़रा देख के चलो, बस यही अपराध मैं है हर एक बार करता हूँ, आशावरी, 2 गीत उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। उनकी भाषा शैली विशेष रूप से सरल, सुबोध, प्रवाह युक्त है, जो लोगों को आसानी से उनकी मृदुल भाषाएं समझ में आ जाती है। ऐसी भाषाओं का उन्होंने अपनी कविताओं में संकलन भी किया है तथा उनकी काव्यगत भाषा शैली भी है। भाषा शैली में उनकी भावात्मक, विचारात्मक और भाव प्रधान शैली का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग भी किया है, जो लोगों को आसानी से उनकी शैली जो है समझ में आ जाती है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब उनका आ जाते हैं साहित्य में स्थान। उनका हिंदी साहित्य में ओजस्वी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उनकी कविताओं को देखकर सम्मानित भी किया गया था, इसलिए उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धन्यवाद।